वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। कल 23 अगस्त को यूपीपी के दोनों शिफ्ट के पेपर संपन्न हुए। पेपर का आपने पैटर्न देखा। जो पहले का जो पैटर्न होता था, जो इसके पहले आप 24 के पहले जो पेपर होते थे, उसी आधार पर यहाँ पर प्रश्नों का चयन किया गया था, उसी आधार पर पेपर्स को सेटल भी किया गया था। हालांकि दोनों शिफ्ट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था, प्रश्नों के नेचर को लेकर के, प्रश्नों की वर्डिंग को लेकर के और उनके लेवल ऑफ डिफिकल्टी को लेकर के भी। प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक है, 25 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और कल के दोनों शिफ्ट के जो एक एनालिसिस हमने जो की, उसके आधार पर मैंने कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न रखे हैं, संभावित। वो प्रश्न नहीं है जो कि कल पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड उन्हीं की तरह से पूछे गए कुछ प्रश्नों को मैं लिया हूं, जो कि अभी जो 24 तारीख मतलब आज जो पेपर देंगे, कल जो पेपर देंगे, 30 और 31 को जो पेपर देंगे, उन बच्चों के लिए यह वीडियो सेशन अच्छा रहेगा। तो महत्वपूर्ण सेशन है, आप ध्यान से जरूर देखिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आज के सेशन जब कंप्लीट होगा तो इसकी भी एक एनालिसिस आधारित संभावित प्रश्नों की श्रृंखला चालू करा दूंगा। तो सभी लोग आप देख रहे हैं कि संभावित प्रश्नोत्तरी अर्थात प्रश्न वही रहेंगे जैसा आपसे कल प्रश्न को दिखा था, जो प्रश्न पूछा गया था उसी आधार पर है। दोनों की शिफ्ट के आधार पर मैंने इन प्रश्नों का संकलन तैयार किया है और मैं प्रॉपर आपको एक एक प्रश्न की मीनिंग समझा देता हूं। एक एक प्रश्न को आप नए प्रश्न को देख रहे हैं और नए प्रश्नों को आप लोग हल कर रहे हैं। मैं वीडियो सेशन शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या आपको कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए रहेगा और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया उसको भी ज्वाइन किया रहेगा, जिससे कि आगे कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। वेन डायग्राम के प्रश्न आपने देखे होंगे। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है, टोटल 5000 छात्र हैं। इनमें से 3500 छात्रों को कॉफी पसंद है, उन्हें कॉफी पीना पसंद है। 2500 छात्रों को चाय पीना पसंद है। 2000 छात्रों को दोनों चाय व कॉफी पसंद है। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पेय पदार्थ पसंद नहीं है? हम ऐसे प्रश्नों को वेन डायग्राम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर चाय और कॉफी के दो डायग्राम आप लोग बना लीजिए। टोटल संख्या 5000 है, जिनमें 3500 छात्र है जिन्हें क्या पसंद है बताइए। 3500 छात्रों को चाय पसंद है, 2500 छात्रों को कॉफी पसंद है और 2000 छात्र हैं जिन्हें चाय और कॉफी दोनों पसंद है। तो सबसे पहले देखिए, एक प्रश्न और भी बन सकता है इस पर कि ऐसे कितने छात्र हैं जो चाय या कॉफी में से कम एक पदार्थ जरूर पीते हैं। ये जब गोला ए वाला बनता है, जैसे अगर हम इसे रेड कर देते हैं तो ये केवल चाय वालों के लिए, केवल नहीं चाय वालों के लिए है। जैसे आपसे कहा जाए कि चाय कितने लोग पीते हैं, तो कितने लोग पीते हैं? 3500। लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि कॉफी नहीं पीते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें से ही देखिए, अब जैसे इधर चले आइए, यहाँ पे लिखा है कॉफी पीने वाले कुल 2500 हैं। क्या मैं कह रहा हूं कि कॉफी नहीं पीते, चाय नहीं पीते? वो चाय भी पी सकते हैं। इसीलिए यह आंकड़ा देखिए आपको दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि 2500 बच्चे ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफी दोनों पी सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि केवल चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो 3500 में से 2000 निकाल दीजिए, 1500 हो गया। केवल कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं? 2500 से 2000 निकाल दीजिए, 500 हो गया। अगर हम इस टोटल संख्या को जोड़ दें तो ये ऐसे लोगों की संख्या है जो या तो चाय पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं, या तो दोनों पीते हैं। ये केवल कॉफी वाले थे। अगर इनकी संख्या जोड़िए तो 15, 2000, 2000, 2000, 4000, 4000 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, या कॉफी पीते हैं, या दोनों पीते हैं। टोटल की संख्या 5000 थी और 5000 में चाय कॉफी पीने वालों की संख्या 4000 है। कुछ अच्छे सात्विक लोग भी होते हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, उनकी संख्या 1000 है। 1000 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल रहे हैं एग्जाम में। आगे देखिएगा, आपसे लासा और मासा दोनों पूछा है। एक प्रश्न आपको दिया है, नंबर है 1.75, 5.6 है और 7 है। इनका लासापा एलसीएम और मासापा एचसीएफ पूछा है। एलसीएम मतलब सबसे छोटी वह संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए हमें सबसे बड़ी संख्या के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है? 7 है। 7 हो या 7 से बड़ी संख्या हो जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए, तो 7 से कटने वाले नंबर अगर चेक करिए तो यहाँ पर 24 हो नहीं सकता, 24 हो नहीं सकता, तो इन्हीं दोनों में से पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि 28 ही उसका एलसीएम होगा, ये तो तय हो गया। अब बात अगर एचसीएफ की आती है तो वह संख्या लीजिए सबसे छोटी जो दी गई, मतलब सबसे छोटी का मतलब ऐसे नहीं होता है, दी गई संख्याओं में छोटी होता है, बाकी वह संख्या सबसे बड़ी जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसके लिए हमें सबसे छोटे के पास जाना चाहिए। अगर वह सबको काट दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वह जिससे कट जाए वही एचसीएफ हो जाएगा। तो वह कटेगा। अगर इन ऑप्शंस को देखो तो 0.25 है। 0.25 को अगर हम सोचे तो इसको तो काट देगा,
बट 5.6 को नहीं काट पाएगा, 7 को नहीं काट पाएगा, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। 0.35 जो होगा वह इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसलिए सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 28 और 0.35 एलसीएम आपका सिंपली हो गया कितना, देखिए एलसीएम इस प्रश्न के लिए 28 हो गया, और अगर हम एचसीएफ सोचेंगे तो इस प्रश्न के लिए कितना हो जाएगा 0.35। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अब आइए तीसरे प्रश्न पर। बढ़िया प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1250 और 1615 को विभाजित करे तो शेष क्रमशः 4 और 5 आए। इस तरह के प्रश्नों को तैयार करिए। 1250 को विभाजित करे और 1615 को विभाजित करे, तो इसको विभाजित करे तो शेषफल कितना है 4, और इसको विभाजित करे सेकंड नंबर को तो 5। ऐसे प्रश्न जब हल करने हो तो आपको इसको 4 कम करना है और इसको 5 कम करना है। 4 कम करेंगे तो 1200 कितना हो जाएगा बताइए, 46 हो जाएगा, और 5 कम करने से 1610 हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेने के लिए आपको तरीका क्या, भाई भाग विधि है, उससे एलसीएफ एचसीएफ कर सकते हो, डिविजिबिलिटी से जा सकते हो, सबसे बड़े नंबर से चेक कर लो। सबसे बड़ा नंबर कौन है 18, क्या 18 दोनों को काट पाएगा, इसके लिए 2 से कटे और 9 से कटे। चलो 2 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन 6 2 8 है, 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए 18 नहीं काम का है। अब आया 16 से वही कटता है जिसके अंतिम 3 अंक 16 से कटते हैं, तो फिलहाल यही नहीं कटेगा, आप छोड़ दीजिए 16 का भी सहारा। अब आया 14 से कटने का मतलब 2 से कटे और 7 से कटे, 2 से तो कट ही रहा था, 7 की भाज्यता जरूर चेक करनी थी। 7 की भाज्यता भी चेक करने के लिए जैसे इसको 0 छोड़ दीजिए, 7 दूना 14, 7 तरीके के 7 से कटा मतलब 14 से कट रहा है। इसको देखिए 7 1 के साथ 5 और 4 7 7 49, 7 8 56 बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब यह 14 से पूरी तरह से दोनों कट जाएंगे, अर्थात इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, अर्थात 14 करेक्ट सोल्यूशन आएगा। 14 से जब हम इसको भाग करेंगे 1250 को तो 4 शेषफल आएगा, और 1615 को जब हम विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल आएगा। तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन देखिए आपका 14 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए एक बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न पैटर्न पर भी आप लोगों को प्रश्न फेस करने को मिल सकता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। जैसे कभी कोई परीक्षा दी जाती है तो परीक्षा का सिस्टम ये होता है, एक पूर्णांक होता है, मतलब हम लिखना शुरू करते हैं कॉपी में 0% से और हम पहुंच जाते हैं 100% पर। ये मैक्सिमम मार्क्स होता है, इससे ज्यादा नहीं कोई प्राप्त करता है, यही उस परीक्षा का पूर्णांक होता है। लेकिन सब जानते हैं, एग्जामिनर भी जानता है कि अगर वो खुद परीक्षा देने बैठ जाए तो सभी अंकों को अर्जित नहीं कर सकता है, इसलिए मिनिमम पासिंग मार्क निर्धारित किया जाता है, जिसे हम उत्तीर्णांक कहते हैं, जो बीच में कहीं होता है। एक बच्चा 40% प्राप्त करता है पूर्णांक का, लेकिन वह 20 नंबर से फेल हो जाता है। यहाँ 40% पाया था वह, लेकिन वह 20 नंबर से फेल, अर्थात उसको 20 अगर और कहीं से व्यवस्था हो जाए तो वह पास हो जाएगा। दूसरा जो आदित्य है, इसका नाम है, वो तो मतलब राम थे भाई, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति आदित्य है जो 45% अंक प्राप्त करते हैं। कितना प्राप्त करते हैं 45%, और वह परीक्षा में पास होने से जितनी आवश्यकता है उससे 30 नंबर ज्यादा पा जाते हैं। अगर वह 30 और ना पाते तो भी पास रहते, मतलब 30 अगर घटा दे अपने से तो भी पास रहे, अर्थात अगर इसमें 20 जोड़ दें, इसमें 30 घटा दें, तो यही वह उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, अर्थात इसी को मिनिमम पासिंग मार्क कहेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क कहेंगे। हम लोगों से पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। चलिए हम आपको समझाते हैं, इसका सिस्टम समझिए क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, जो फेल है पहले इसको पकड़िए 40%, उसमें क्या जोड़ दूं, 20 जोड़ दूं, पास हो जाएगा। जो पास है, जो 45% पाया है, अगर उसमें से 30 घटा दूं तो पास हो जाएगा, दोनों पास हो गए। अब परसेंटेज को एक तरफ करिए, 45 उधर ले जाइए, 5% हो जाएगा, इसको इधर कर दे 50 हो गया। 5% बराबर 50, पूर्णांक निकालना हो तुरंत निकल जाएगा, 500 आ जाएगा, आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से सब कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। अगर हमसे पूछ लेता कितना नंबर की आवश्यकता है तो भी हम बता देते। कैसे, अगर हम 40% निकालेंगे तो 20 जोड़ देंगे, 45 निकालेंगे 30 घटा देंगे। चलो 40 निकालते हैं। 40% कितना होगा बताइए, 5 8 40 या 5 धाम में 50, 400 नंबर ये हुआ, 400 पाया में 20 जोड़िए, मतलब 420 पाने पर वह पास होगा। 420 पाने पर क्या होगा, पास होगा, ये कंफर्म हो गया। अब 420 अगर पाने पर वह पास है, ध्यान से देखिएगा, तो इस समय हम लोगों को इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कितना होगा आप समझो। परसेंट में लाने के लिए आप ऐसे सोचिएगा कि भाई हमने पढ़ा था, अभी अभी बताया मैंने कि 50 नंबर जो आया था वो किसके बराबर था, 5% के था ना। तो 420 किसके बराबर होगा, बोलिए
420 किसके, ये शून्य खत्म, 5 5 से खत्म, 42% के सीधा सीधा बराबर हो जाएगा। वैसे भी वो 1000 के बराबर हो रहा था, 420 42% ही होता, तो 42% यहाँ पासिंग मार्क था, जो कि बी ऑप्शन में था। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बन रहा था। एक बात तो और मैं बता दूं, 40 पाकर फेल था, 45 पाकर पास था, तो 40 45 के बीच में होता तो दोनों ऑप्शन तो वैसे भी ना होते, लेकिन डाउट था कि 43 और 42 में कौन था, इसलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देख करके इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना चाहिए। आशा करता हूं आपको समझ में बातें आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट चारपाइयां जो होती खटिया कही जाती है, जब बेचता है तो 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, इस पैटर्न को जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, और लाभ को डिफाइन तो चलिए हमने कर दिया, लाभ का मान अगर करना है तो एसपी माइनस क्या करना चाहिए, सीपी करना चाहिए। 18 खाट बेचने से पहले उसने 18 खाट खरीदा भी तो होगा, 18 खाट बेचा है तो पहले खरीदा होगा कि नहीं। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 18 का एसपी अगर 18 के सीपी को घटाएगा तो जाकर के वह 3 सीपी को प्राप्त करेगा, अर्थात 3 के सीपी को प्राप्त करेगा, 3 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करेगा। अब क्रय विक्रय को एक साथ कंपेयर कर लीजिए कि 18 का एसपी बराबर 21 का सीपी हो जाएगा। अगर 21 का सीपी 18 का एसपी है, बोलिए 18 का एसपी एग्जैक्टली कितना है, 16,800 है, बराबर क्या है, 21 का एसपी है, 21 का सीपी है। हम लोगों से एक खाट का सीपी पूछ रहा था, एक का सीपी बोलो कितना होगा, 21 से भाग कर दीजिए, 8 बार जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। एक का सीपी अर्थात एक खाट का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपए होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के प्रश्न अगर फेस करने को मिल जाए तो आप लोग आराम से प्रश्न का सोल्यूशन कर सकते हैं, क्रय विक्रय को कंपेयर करके डिसाइड किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़िएगा, नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी, 30% की छूट पर खरीदी, अर्थात उसका प्रिंटेड प्राइस कुछ था, खरीदा उसने कितने में, 1300 में। 1300 की लागत लगाया नेहा ने, ठीक है, और उसको क्या किया, उसने 30% के लाभ अर्थात मुनाफे पर बेच दिया। उसने कितना कमाया, कितना फायदा कमाया। अब देखने में तो बड़ा कंफ्यूजन है, इस 30% की छूट का बड़ा डाउट है, लेकिन कोई मतलब नहीं, इस डेटा का कोई उपयोग इस प्रश्न है। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं कल के शिफ्ट में, जहां पर किसी किसी डेटा का कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे ये भी है कि यहाँ पर लागत अगर 1300 है, लागत 1300 है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब इस पर अगर 30% का मुनाफा कमाया है तो सीधा सीधा 30% इसका निकालिए कितना हो जाएगा, 30% 3/10 होता है, गुणे आप 1300 कर दीजिए, एक शून्य खत्म, 13 तिया 39, 390 रुपए उसने कमाया है। केवल डाउट क्रिएट किया गया है इस 30% की छूट को देकर के, 390 रुपए उसने बेनिफिट अर्न किया है। तो छठवें प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 800 आदमी किसी काम को टाइम एंड वर्क का 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों के द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के लिए एक पैटर्न होता है, m1 d1 h1 डिवाइड बाई w1 r1 बराबर m2 d2 h2 डिवाइड बाई w2 r2। इस पैटर्न का उपयोग हम लोग कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे इस प्रश्न में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 800 आदमी थे, 30 दिनों में काम करने का निर्णय लेते हैं, 12 दिन तक काम करते भी हैं, 80 आदमी फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। मतलब उनका कमिटमेंट था कि हम 800 लोग हैं, 30 दिन में कार्य डन कर देंगे। लेकिन 12 दिन के बाद एक व्यवधान आता है कि 80 लोग चले जाते हैं, 720 ही लोग बचते हैं। मतलब हम ये समझ रहे थे कि अगर हमारे 800 के 800 रिटेन रहते तो 30 दिन तक काम जो करने की बात किए हैं, ठीक है, 30 दिन तक जो करने की बात किए हैं, 12 दिन के बाद अगर सोचो तो कितने दिन का काम बचा था, खुद सोचो। अगर ये 800 ही रहते तो 12 दिन बाद 18 दिनों का काम बचा था। भाई 12 दिन, 30 में से अगर हम 12 निकाल दे तो 18 दिनों का काम बचा, तो वो अपने 800 आदमी रहते तो नियमित समय पे पूरा कर देते। वो 800 आदमी होते तो जो काम था हमारा 30 दिन का काम, जिसको 12 दिन के बाद हमें पूरा करना था, अपने 18 दिन में पूर्ण कर लेते। बट आदमी अब 800 से 80 चले गए, 720 ही बचे। अब जो काम ये 800 आदमी 18 दिन में कर लेते, वही काम ये 720 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे। यही आपसे पूछा है कि बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। 18 चौके 72, 40 आया, 40 इसको डिवाइड कर दे, 20 दिन लगेगा। जो 18 ही दिन लगता, अब वह 20 दिन लगेगा, तो 20 दिनों में वह कार्य पूर्ण होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। तो 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 20 दिन है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। एग्जैक्टली आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगला देखिएगा, ए और बी की आय का अनुपात
7:5 है, कमाई 7:5 के अनुपात में है। ए और बी क्रमशः 4000 और 3500 की बचत करते हैं, बचा लेते हैं अपने अपनी इनकम से। तो बी का जो व्यय होता है खर्च, ए के व्यय का आधा हो जाता है। ठीक है, आय में से चाहे व्यय निकालो बचत आएगा, चाहे आय में से बचत निकालो व्यय आएगा। यहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं ए और बी। इनकी आय का अनुपात क्या होता है? 7:5 होता है। और साथ में देखिए यहां पर आगे बढ़िए, ए ने 4000 रुपए और बी ने 3500 रुपए बचाया। ए ने 4000 बचाया अपनी इनकम से और बी ने 3500 बचाया, लेकिन अब उनके व्यय का जो अनुपात बनता है वो कैसे होता है कि बी का व्यय ए के व्यय का आधा होता है। तो व्यय का अनुपात क्या है? बी का व्यय ए के व्यय का आधा होता है। तो यहां पर ए का व्यय, बी का व्यय इतना हुआ, ए का व्यय इतना हुआ, 2:1 हुआ। अब यहां पर एक चीज सोचो, आय से व्यय क्यों बना? क्योंकि हमने अपने बचत डिसाइड कर दिए। ए का बचत कितना था? 4000, 4000 लिख दीजिए। बी का बचत कितना था? बोलो 3500, 3500 लिख दो। करेक्ट है। और ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है क्रिस क्रॉस मेथड से, जो मैंने आपको कई बार समझाया। चाहे तो ट्रेडिशनल जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप ट्रेडिशनल ऐसे जा सकते हो। 7x में से 4000 घटा दो और 5x में से 7x में से 4000, 5x में से 3500 अगर हम घटा दें तो यह वैल्यू 2/1 हो जाए। x का मान यहां से आएगा, दोनों की आय मिलाकर पूछा था तो 7x + 5x कर देते x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो आंसर हमको मिल जाता। वैसे भी 7 5 12 से कटने वाली संख्या एक ही है जो डी ऑप्शन में है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगी। आइए मैं चेक कराता हूं। इसका इससे गुणा करें 7 आया, इसका इससे गुणा करें 10 आया। 7 और 10 का डिफरेंस 3 का है। इसका इससे गुणा करें 7000 होगा, इसका इससे गुणा करें 4000 होगा। दोनों का डिफरेंस देखिए 3000 का है। 3 = 3000 हुआ। करेक्ट है। 1 = 1000 होगा। अब हम दोनों की आय पूछ रहे हैं आपसे, तो दोनों की आय देखो यहाँ पर 7 और 5 के फॉर्म में है। 7 5 कितना होगा? 12, 12 बराबर बोलिए कितना? 12000। दोनों की आय मिलकर के 12000 है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है। एग्जैक्टली आप लोग नोट कर सकते हैं। 8वां प्रश्न आपका डन होता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। चीनी के मूल्य में 20% की जब कमी हो जाती है तो सुधीर को 960 में 6 किलोग्राम ज्यादा चीनी मिल जाती है। जब कोई वस्तु का दाम अगर घटता है तो हमें जितना हमारा बजट था उसमें ही हमको ज्यादा वस्तु प्राप्त हो जाती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य हमको बताना है कि कितना रुपए था, घटा हुआ मूल्य बताना है। ध्यान से देखिएगा, दाम यहाँ पर कुछ ऐसे डिसाइड हुआ। 20% की जब कमी आई तो 20% को 1/5 कहते हैं, अर्थात दाम 5 से घटकर 4 हो गया। दाम 5 से घटकर कितना हो गया? 4 हो गया। मात्रा दाम पर निर्भर करती है। दाम अगर घटा है तो मात्रा बढ़ जाएगी। पहले दाम ज्यादा था, सामान कम मिलता था। दाम घट गया तो सामान ज्यादा मिल गया। सामान में डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ पर क्या है? 960 रुपए में 6 किलोग्राम ज्यादा सामान मिला। 1 बराबर आपका 160 हो जाएगा। 16 छके 96। अब हमसे पूछा है कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा। घटा हुआ मूल्य निकालना है तो मात्रा कितनी है? बोलो 5 है। घटा हुआ मूल्य ए था, उससे रिलेटेड मात्रा कितनी थी? 5। 5 से इसको करे भाग, 32 रुपए आएगा। 32 रुपए पर केजी घटा हुआ मूल्य है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। इस तरह का प्रश्न आपको दिख रहा है एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्नों पर अपना फोकस बनाइए। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल तैयार करिए, कंफर्म करिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में चीजें आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 12000 की धनराशि है। 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज रुपए कितना देती है? 6000। इसी धनराशि पर 3 वर्षों के समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपका मूलधन है जो 12000 है, ये धन है। दर आपको नहीं पता है, हमने माना R% है। समय हमारा 5 वर्ष है और इस हिसाब से इसने कहा कि जो हमारा साधारण ब्याज बनकर आया है वो आपका 6000 आया है। हमको कहा है कि धन वही रहेगा, दर वही रहेगी, समय 3 साल होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना रहेगा। तो हम सबसे पहले देखो, धन तो ठीक है लेकिन दर नहीं कंफर्म है, दर डिसाइड करते हैं। हमने साधारण ब्याज में आपको पढ़ाया है कि दर और समय को मिला दो, तो मिलाने से ब्याज और मूलधन का कंपैरिजन हो जाता है, जैसे दर आराम से निकल जाएगी। R/100 होगा, R% गुणे 5 कर दें, R/20 होगा। R/20 ऊपर का मान हमेशा साधारण ब्याज, नीचे का मान मूलधन। तो साधारण ब्याज 6000 है और मूलधन 12000 है। 2 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दें। R = 10%। 10% की ब्याज दर हो गई। मूलधन 12000 है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कैसे करेंगे? 10% को 1/10 लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए, अमाउंट लिखिए।
10 से 1 जुड़कर 11, 10 से 1 जुड़कर 11, 10 से 1 जुड़कर 11। ठीक है, ये 1000 अर्थात धन अपना 1000 है। 1331, 1331। अब ध्यान से देखिएगा कितना फर्क है दोनों के बीच में, 331। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मूलधन आपका 1000 है, 1000 की तुलना तुरंत कर डालिए किससे, 1000 की तुलना 12000 से करिए, 12000 से। और चक्रवृद्धि ब्याज 331 है। 331 का मान कितना होगा, 3 जीरो देखिए खत्म हो गए, 12 1 के 12 होता है, 12 3 36 होता है, 12 3 36 होता है। ध्यान से देखिएगा 1000 का तुलना हम तुरंत 12000 से अपने प्रिंसिपल से करेंगे। हमने कहा कि तीनों कैंसिल हो गए, 331 ही अपना चक्रवृद्धि ब्याज है। 12 1 के 12, 12 3 36, 137 होगा ना कि 36, 7 हासिल 3, 12 3 36, 3 39 होता है। 3972 रुपए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज डी ऑप्शन में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का कंबाइंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिस पर आपका अपना फोकस बना रहना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। इस तरह का भी प्रश्न दिखता है जहां पर हम एक ही प्रकार की कुछ वस्तुएं अलग अलग दाम से प्राप्त करते हैं। जैसे 140 में हम खरीदने, जब पहले हम खरीदने गए, सपोज करो हमारा कोई एक दुकान हो, व्यापार है, छोटे छोटे सामान खरीदते हैं, हम पहले अपने थोक विक्रेता के पास गए, उसने हमें 140 में 15 की दर से कुछ सामान दिया, कुछ फल दिया, फल विक्रेता है सपोज करिए, और हम वही फल को किसी और दूसरे विक्रेता के पास गए तो उसने मुझे 120 में 10 दे दिया। दोनों को हमने मिलाया और ला करके अपने ग्राहकों के लिए 132 में 12 से बेचा, 12 की दर से, क्योंकि दर्जन लिखा है, एक दर्जन प्रति दर्जन की दर से बेचा। तो पूरे लेन देन में हमारे लाभ प्रतिशत की वैल्यू बताओ। सबसे पहले खरीद की बात करो, अगर हमने 140 में 15 खरीदा है, एक का दाम 140/15 होगा। ये पहले हमने उतने फल खरीद लिए, फिर हमने उतने ही फल देखो लिखा होगा 120 में 10 की दर से खरीदा, तो उसका सीपी हो गया। सभी फलों को मिलाया और 132 में 12 की दर से बेच दिया। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर एक संख्या सोचते हैं जो तीनों से कट जाए, निश्चित तौर पर 60 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, 15 चौके 60, 14 चौके 56 होता है, 560 हो गया। 10 से डिवाइड कर दीजिए, वैसे चाहे तो 0 0 से खत्म करके कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं। 10 छंगे 60, 12 छंगे 72 हो जाएगा, 720 कर दीजिए, करेक्ट है। देखते जाइए, 15 चौके 60, 4 14 चौके 56 सही है, 12 छंगे 72, 720 ये भी सही है। ठीक है, शून्य हो गया, 12 से पंचे हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15, एक 16 की 6 हासिल 1, 5 1 के 5 1, 660 हो गया, करेक्ट है। लेकिन ध्यान देना, जैसे हमने एक वस्तु का मूल्य सोचा है, एक वस्तु का मूल्य सोचा है, दोनों का क्रय मूल्य हो गया 2 का, जोड़ दीजिए 7 5 12, 1300 कितना हो जाएगा 80, सॉरी 1280। 1280 में हमने 2 वस्तुएं खरीदी और हमने एक वस्तु को 620 में अगर बेचा है तो 2 वस्तु को कितने में बेचा होगा, 6 2 6 दूना 12, 1320 रुपए। 1320 रुपए में हमने 2 वस्तु बेची है, करेक्ट है। तो एक प्रकार से हमने 1280 में 2 वस्तु खरीदी है और 1320 रुपए में हमने 2 वस्तु बेची है। तो अब फायदे को सोचना है, कितना फायदा हुआ, 0 0 से खत्म कर दें और 4 से, और चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। 4 तिया 12 होता है, 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है। 32 से 33 मतलब कितने का फायदा है, 1 का फायदा है। किस पर फायदा है, 32 पर है। 1 गुणे 100 बटे आप 32 कर दो, 4 अठे 32 होता है, 4 25 बार होता है, 8 त्रिक 24, 3 सही 1/8 प्रतिशत का लाभ है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं, कंफर्म। इस तरह के प्रश्नों पर अपना ध्यान जरूर बना के रखिएगा, जिससे कि ऐसे प्रश्न की कनेक्टिविटी बनी रहे, आपको क्लियर रहे। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 12वां नंबर देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, जितनी उसका क्रय मूल्य होता है, लागत होती है, उससे 10% कम में बेचता है। कह रहा अगर उसने उसको 332 रुपए अधिक में बेचा होता, 332 रुपए बढ़ा के बेचता, तो उसे 20% का लाभ हो जाता, 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, ये बताना है। चलिए बताता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, एक वस्तु थी जो 100 उसकी प्राइस थी, कितनी प्राइस थी, 100 थी। 100 से उसने 10% कम कर दिया, 10% जब कम किया तो उसने 90% में बेचा था। अब उसने क्या किया कि अगर इसी वस्तु को 332 रुपए बढ़ाकर बेचा होता तो उसे 20% का, देखो लिखा होगा, लाभ हो जाता 20% का, अर्थात यह दाम 120% हो जाता। अब आप एक बात सोच लो, क्या कि इन दोनों के बीच फर्क कितने का है। इन दोनों के बीच परसेंटेज का जो फर्क है वो 30% का है। 30% का मान यहाँ पर कंपेटिबली 332 के बराबर है। हम लोगों से 2 चीज पूछ सकता था, जैसे क्रय मूल्य पूछता तो 100 पे जाते, बट उसने पूछा आरंभिक विक्रय मूल्य, जो किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 90 का मान कितना हो जाएगा, ये हमको बताना है।
तो 30 से 3 बार सीधा देखो, 30 तिया 90, 3 से गुणा करो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 996 रुपए होगा। अगर जैसे हम लोग 100 का सोचते ना तो 100 पे भी कनेक्ट करता, लेकिन वही होता डाउट आ जाता। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर राइट सोल्यूशन 996 होगा। प्रारंभिक विक्रय मूल्य इसका 996 था, तो 12वें प्रश्न का करेक्ट हल आप लोग लिख सकते हैं 996। बढ़िया प्रश्न है, क्रय मूल्य भी पूछ सकता था आपसे इस प्रश्न में। आगे देखिएगा, एक नाव को जब धारा की दिशा में हम लेकर चलते हैं, धारा का अनुकूल प्रभाव पाते हैं, तो इसने कहा 16 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। क्लियर? इसका मतलब धारा के अनुकूल, जैसे धारा जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में नाव भी चल रही है। ऐसी कंडीशन में उसने कहा कि 16 किलोमीटर की दूरी को 2 ही घंटे में तय कर रही है, तो अनुकूल चाल एक प्रकार से 8 किलोमीटर प्रति घंटे बनकर आ रही है। और धारा के विपरीत अगर हम अगेंस्ट चलते हैं तो इसने कहा कि वही दूरी मतलब 16 ही की दूरी को तय करने में 4 घंटे का वक्त लग रहा है। तो यहाँ पर चाल जो प्रतिकूल चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब हमसे कहा है धारा की चाल बता। तो देखिए ध्यान से, अगर कभी आपको अनुकूल चाल पता हो और प्रतिकूल चाल पता हो, नाव की शांत जल में चाल पता करनी है, जोड़कर 2 से भाग करो। और अगर धारा की चाल पता करनी है, धारा की चाल, तो आप दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 8 से 4 घटाकर बटे 2 करिए, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, कंफर्म कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ऐसे प्रश्न भी मिल रहे हैं देखने को, तो इसलिए पैटर्न को फॉलो कराया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइम एंड वर्क का यह पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। 2 पुरुष हैं, 7 महिलाएं हैं, किसी काम को 28 दिनों में कर सकने की बात करते हैं। 2 पुरुष होते हैं, 7 महिलाएं होती हैं, काम को 28 दिन में कर लेते हैं। 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो 2 पुरुष प्लस 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में। अब कहा जा रहा है कि 6 पुरुष हों, 16 महिलाएं हों, उसी काम को 11 दिन में कर लेते हैं। इसी काम को मुझे 7 पुरुषों से करवाना है, तो कितने दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहली चीज कंपैरिजन करिए, 28 दूना 56 होता है, 56 मेल हो गया, कुछ कटने की बात तो है नहीं। 2 पुरुष 7 महिलाएं 28 दिन में, 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में। 28 सत्ते 7 8 56 होता है, 7 दूना 14 5 19, 196 महिलाएं। इधर देखिए 11 6 के 66 पुरुष हो गए, 16 ग्राम में 11 6 के 66 होता है, 11 की 11 6 17। ऐसे डेटा पूछा जा रहा है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है। अब आप देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें पुरुषों को एक तरफ, महिलाओं को एक तरफ। इधर जाएगा तो 10 पुरुष हो गया, इधर आया तो 20 महिलाएं हो गई। तो 10 पुरुष बराबर अगर 20 महिला है तो 1 पुरुष बराबर 2 महिलाएं, अर्थात पुरुष और महिला की जो क्षमता है वो आपकी 2:1 के अनुपात में है। पुरुष डबल एफिशिएंट देन द वुमेन है, बीमेन है। अब आपसे कहा इसी काम को मुझे 7 पुरुषों से करवाना है, तो आप कहोगे सर कौन से काम को? इसी काम को, चाहे इस काम को ले लो चाहे इस काम को, बात काम की एक ही है, जहां पे डेटा छोटा दिखे वही लीजिएगा। 6 पुरुष और 16 औरतें अगर किसी काम को 11 दिन में कर लेते हैं, 6 पुरुष और 16 औरतें अगर किसी काम को 11 दिन में कर लेते हैं, तो 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? 1 पुरुष किसी काम को, मतलब 1 पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12। 1 महिला उसी काम को मतलब एक दिन में 1 काम करती है, तो 16 हो गया। गुणे आपके पास 11 है, 7 गुणे 1 पुरुष की क्षमता 2 की है, डी कर दीजिए। 16 11 16 12 28 होता है, 28 गुणे 11 कर दीजिए। 7 दूना 14 दूना 28 होता है, 11 दूना 22 हो जाएगा। 22 दिन लगेगा कार्य को डन होने में, डी ऑप्शन। ऐसे प्रश्न आपको, ऐसे टर्म, ऐसे डिजिट आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, कंफर्म करिएगा, सही करिएगा, ठीक है। एवरेज का प्रश्न देख लीजिएगा, इस टाइप का पूछा जा रहा है। कैसे? पी क्यू और आर औसत वजन 51 किलोग्राम है। कितना है भाई? 51 किलोग्राम है। यदि पी तथा क्यू का औसत वजन 45 किलोग्राम है और क्यू तथा आर का औसत वजन 46 किलोग्राम है, तो क्यू का वजन क्या है? तो पी क्यू आर, ध्यान से देखिए, 3 व्यक्ति हैं, अगर इनके औसत वजन की बात किया जाए तो 51 है, तो रियल वजन कितना हो जाएगा? रियल वजन भाई हम सबको पता है कि औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या होगा। 51 गुणे 3 कर दो, 3 1 के 3, 3 5 15 हो गया योग तीनों का। अब इसने हमसे कहा पी क्यू का, पी और क्यू का अगर हम लोग औसत देख रहे हैं तो 45 है, योग बताइए 45 गुणे 2 हो जाए, क्योंकि 2% है, 90 हो गया। क्यू तथा आर की बात अगर किया जाए तो यहाँ पर औसत वजन 46 है, 46 गुणे 2 कर दे 92 हो गया।
अब इसमें अगर देखा जाए तो इन दोनों में जो यहाँ पर है अपने पास, Q का उपयोग 2 बार है। अगर हम लिखें P प्लस Q प्लस R प्लस फिर Q लिख दें तो यहाँ पर ये वैल्यू जुड़कर कितनी हो जाएगी, ये आपकी ऑलरेडी 153 दे रखा है। करेक्ट है। Q अपना एक्स्ट्रा है यहाँ पर, बराबर इनको जोड़कर देखो कितना है, 2 है, 9 9 18 182 है। 153 जब घटेगा इसमें से तो 12 से 3 9 होता है, 7 से 5 2 होता है, 29 किलोग्राम Q का वजन होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट सोल्यूशन यहाँ पर 15वें का 29 किलोग्राम है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न आपको दिखे थे तो इस प्रश्न पर भी पैटर्न अपना सेट करिएगा, कंफर्म करिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कोई ऐसी बात नहीं कि इसको आपको करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के पास 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 85 रुपए प्रति किलोग्राम के दो इस प्रकार के गेहूं हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं, गेहूं का रेट अलग अलग है, उनके मिश्रण को वो चाहता है कि उनको मिला दे और 84 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का मुनाफा अर्जित कर ले। ठीक है, ऐसे मिश्रण में इन दोनों प्रकार के गेहूं का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। पहला एक गेहूं है जो 60 रुपए पर केजी के हिसाब से है, दूसरा है जो 85 रुपए पर केजी के हिसाब से है। दोनों को मिलाकर के वह 84 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचेगा और 20% का मुनाफा कमाएगा। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 का मतलब 5 में खरीद कर 1 बढ़ाकर 6 बेचेगा, तो 6 बराबर 84। देखिए अगर हमने गलती से 84 बीच में रख दिया तो गलत हो जाएगा। आपको क्रयमूल्य लेना होगा, 5 का मान क्या होगा, 6 से डिवाइड करिए, कितना, 6 के 6, 6 दूना 6 चौके 24। ठीक है, 14 पंचे 70, 70 रुपए केजी के हिसाब से उसकी लागत बनेगी। तो 70 को बीच में रखकर एलिगेट कर दीजिए, रेशियो बन जाएगा 10 और 15 का। 5 दिया 15, 5 दूना 10, अर्थात 3:2 का अनुपात बनेगा। उनको हमें 3 और 2 के रेशियो में जब मिलाएंगे हम लोग, तब जाकर के उसको हम 84 में बेचकर 20% का मुनाफा कमा पाएंगे। तो 16वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 3:2 है, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो नोट करिए, कंफर्म कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए, 17वां देखिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन जब कभी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई को साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़कर पार करती है। कंफर्म कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को वह 18 सेकंड में पार करती है। जब प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पेड़ को किसी खंबे को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में कितनी है ये समझिए। ये अपनी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ऐसे सोचिएगा, एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म था, देखिए इसकी चाल कितनी थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा था। इसको सब काम तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से जैसे ही कर दीजिए, 18 चौके 72, मतलब 20 मीटर पर सेकंड है, ये रेलगाड़ी की गति है। करेक्ट है। चलिए, अब उसने क्या किया, ट्रेन ने सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार किया। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद को और प्लेटफॉर्म को पार किया 30 सेकंड में। जबकि प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा था, उस रेलगाड़ी ने उसको कितने समय में पार किया, उसको पार किया 18 सेकंड में। एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई को कितने समय में पार किया, 18 सेकंड में। यही तो था प्लेटफॉर्म का कोई मतलब। क्यों 18 सेकंड, इसने लिखा है साफ साफ, देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को उसने 18 सेकंड में पार किया। करेक्ट है। अब यहां पर स्थिति समझोगे तो यहां पर 18 सेकंड उसको व्यक्ति को पार करने में लग रहा है, मतलब खुद को पार करने में लग रहा है। अगर पूरा समय 30 सेकंड लगा है, 30 सेकंड, इस 30 में 18 सेकंड उसे अपनी लंबाई पार करने में लगा है और 18 सेकंड उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में लगा होगा। अब सोचो, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 12 सेकंड लग रहा है और चाल कितनी है बोलो, 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर जैसे हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो मैं 18 गुणे 20 करता, ठीक है, क्योंकि दूरी ही है, चाहे लंबाई रेलगाड़ी की हो चाहे प्लेटफॉर्म की हो। अगर मुझसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो रेलगाड़ी की चाल गुणे रेलगाड़ी को पार करना, व्यक्ति को पार करना मतलब रेलगाड़ी को पार करना, 18 गुणे 20 करता। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है तो प्लेटफॉर्म को एग्जैक्टली पार करने में कितना समय, 12। आप कहोगे सर 30 नहीं भाई, 30 तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा है, अर्थात खुद को और प्लेटफॉर्म को। उसमें 18 खुद को पार करी है, 12 में प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो 12 गुणे आप 20 करो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 12 गुणे 20 होगी, 12 दूना 24, 240 मीटर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछा होता तो यही 18 गुणे आपका 20 हो जाता, 360 आ जाता। करेक्ट है। आगे बढ़िएगा,
आइए देखिए, एक पाई चार्ट का बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपको दिया है। दिया गया पाई चार्ट, एक शहर में कॉलेज ए बी सी डी ई और एफ में नामांकित छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। तालिका कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है। जैसे कॉलेजेस के नाम अलग अलग दिए हैं, उन्हें अलग अलग कलर से प्रेजेंट किया है। जैसे ए है, ए मान लो है, बी है, बी देखो दिया है, सी है, डी है, इस प्रकार से कॉलेज दिया है। ए है, बी है, सी है, डी है, जितने भी अगर मान लीजिए कुल हमारे पास अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिया हो, तो हम बता सकते हैं कि प्रत्येक कॉलेज में कितने बच्चे टोटल पढ़ते हैं। उसमें से लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात अपने आप को दिया है। ठीक है, जैसे इसने हमसे कहा है, प्रश्न पढ़िए थोड़ा समझ में आएगा। मान लो मैं कॉलेज बी को ए को ले लूं, बी को ले लूं, जो भी ले सकता हूं। अगर टोटल संख्या कहीं दे दे तो हम बता सकते हैं बी में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। अनुपात की बात करो, 9 5 और 9 का दिया है, 3 और 4 का दिया है, 9 4 का दिया। इस प्रकार से 9 लड़के 4 लड़कियां, 5 लड़के 9 लड़कियां, ऐसे पढ़ने वाले संख्या टोटल दर्शाए गए हैं। प्रश्न को पढ़िए। उक्त जानकारी के आधार पर यदि छात्रों की कुल संख्या 9800 है, ठीक है 9800 है, तो कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले कॉलेज बी की बात परसेंट है, 16/100 कर दीजिए, गुणे 9800 है तो 9800 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो खत्म हो गए। 16 गुणे 98 कर दीजिए, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो गई, 16 गुणे 98, करेक्ट है। इसमें हमसे कहा है लड़के और लड़कियों की संख्या 5 और 9 के अनुपात में है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, कितना हो गया 14। 14 बराबर 16 गुणे 98 करिए, पूरा हम सॉल्व ना करें, अभी मल्टीप्लाई ना करें, ऐसे रहने दे। 14 सत्ते 98 है, 16 सत्ते 112 है, 1 बराबर 112 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर 9 है। 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 1 के 9 10, शून्य हासिल 1, 9 1 के 9 1 10। 1000 लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं कॉलेज बी में, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 1008 है। तो डीआई का ऐसा प्रश्न भी आप तैयार रखिए, क्योंकि डीआई 2 से 3 आ रही है और एक फिगर पर एक प्रश्न बनकर आ रहा है, तो इसलिए अच्छा है कि आप उस पर उसी हिसाब से पढ़िए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट इस समय एग्जाम में बन रही है। आशा करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना। बाकी नेक्स्ट हम फिर ऐसे ही आपको एनालिसिस बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।